नमस्कार दोस्तों, फिल्म रिव्यूज के साथ एक बार फिर हाजिर है। इस वीडियो में मैं 2007 की एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म का सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक संख्या 23 है। कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी को एक सुखद और शानदार दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिना देर किए चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत 3 फरवरी को होती है, जहां हमारी मुलाकात हमारे नायक वाल्टर स्पैरो से होती है, जो पशु नियंत्रण अधिकारी होता है। आज उनका जन्मदिन है और वे अपनी शिफ्ट खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि केवल 1 मिनट शेष रहने पर उसे अपने बॉस का फोन आता है, जो उसे आपातकालीन स्थिति में जाने का आदेश देता है। इससे वाल्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अनिच्छा से सहमत हो जाता है और उस स्थान की ओर चल पड़ता है। जल्द ही वाल्टर एक चीनी रेस्तरां के तहखाने में पहुंचता है, जहां उसे कुछ लोगों को काबू में करना होता है। एक गुस्सैल कुत्ता वो जानवर का ध्यान भटकाने के लिए कहानी सुनाना शुरू करता है और अंततः उसे लुभाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वाल्टर ने डॉग टैग की जांच की और पाया कि उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। उसका नाम नेड है, जो किसी कारणवश उसे चौंका देता है। तहखाने से भागने से ठीक पहले नेड उसे काट लेता है और इसलिए घायल वाल्टर भी एक ट्रैंक्विलाइजर लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ ही समय बाद वो नेड का पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में जाता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही कुत्ता गायब हो जाता है। इसके बाद वाल्टर की नजर लॉरा टॉलिंस नाम की एक महिला की कब्र पर पड़ती है। दूसरी जगह हम वाल्टर की पत्नी को देखते हैं, अगाथा, जो उत्सव के लिए केक लेकर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे आने में बहुत देर हो रही है। तो वो एक किताबों की दुकान में चली जाती है, जहां उसकी नजर नंबर 23 नामक एक किताब पर पड़ती है। कुछ ही देर बाद वाल्टर किताबों की दुकान पर पहुंचता है और अपनी पत्नी को किताब पढ़ते हुए पाता है। नेड चुपचाप उसे देखता रहता है और वाल्टर अगाथा को घटना के बारे में बताता है। फिर वो उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में वही किताब देती है और वाल्टर उसे पता चलता है कि इसे टॉप सीक्रेट्स नामक एक रहस्यमय लेखक ने लिखा है। इसके बाद दंपति अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन जिज्ञासु वाल्टर खुद को किताब पढ़ने से रोक नहीं पाता। प्रस्तावना में चेतावनी दी गई है कि पात्र काल्पनिक है, लेकिन अगर पाठक को वास्तविक जीवन से कोई समानता नजर आती है, उन्हें तुरंत पढ़ना बंद कर देना चाहिए। घर लौटने पर वाल्टर का किशोर बेटा रॉबिन उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसे एक उपहार देता है। इसके बाद वाल्टर किताब का पहला अध्याय खोलता है और पता चलता है कि मुख्य पात्र को फिंगलिंग के नाम से जाना जाता है। अगले दिन 4 फरवरी को नेड के साथ हुई तीखी झड़प के कारण वाल्टर को एक दिन की छुट्टी दी जाती है, इसलिए वो घर पर ही रुक जाता है और अध्याय दर अध्याय किताब पढ़ना शुरू कर देता है। 2 के बाद पुस्तक पाठक को स्वयं को बच्चे के रूप में कल्पना करने का निर्देश देती है। अनुभव को गहन बनाना। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक दूरदराज के कस्बे में रहता है और पढ़ाई में बेहद मेहनती है, ये जानते हुए कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे वो इस जगह से बच सकता है। पता चला कि वो छोटी मछली अपने पड़ोसी के साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रखती है। विधवा डोपकिंस का कुत्ता, जो हमेशा उनके घर की ओर दौड़ता है। लड़का हमेशा कुत्ते का पीछा करते हुए घर वापस आ जाता है, लेकिन उसके पिता ने सख्त नियम बना रखा है कि उसे पड़ोसी के आंगन को पार करने की मनाही है। हालांकि अपने 8वें जन्मदिन पर फिंगलिंग नियम तोड़ देता है और कुत्ते के पीछे पीछे घर चला जाता है, जहां वो विधवा डोपकिंस को अपने बेडरूम में खून से लथपथ और मृत पाकर भयभीत हो जाता है। भले ही अंततः अधिकारियों ने खुद को ही थोपा हुआ फैसला सुनाया हो, फिंगलिंग को एहसास होता है कि यह काम एक विक्षिप्त व्यक्ति ने किया था, जिससे प्रेरित होकर वो अंततः एक जासूस बन जाता है। दूसरा अध्याय समाप्त करने के बाद वाल्टर ने अगाथा को बताया कि उसमें और फिंगलिंग में कई बातें समान हैं और ऐसा लगता है कि यह किताब उनकी यादों पर आधारित है। वो उसे अपने पड़ोसी के कुत्ते की तस्वीरों का एल्बम दिखाता है, जो अक्सर घर से भाग जाता था और जिसने उन्हें पशु नियंत्रण के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। वो ये भी बताते हैं कि विधवा डोपकिंस उन्हें अपनी माँ की याद दिलाती है, जिनकी मृत्यु तब हुई थी जब वो 8 साल के थे। लेकिन अगाथा को नहीं लगता कि फिंगलिंग उसके जैसा है और बस उससे आगे पढ़ने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल सके। इसके बाद वाल्टर पढ़ना जारी रखता है और उसे पता चलता है कि फिंगलिंग अंततः वो जासूस बन जाता है और फैब्रिजिया नाम की एक महिला से मिलता है। अगले दिन 5 फरवरी को वाल्टर काम पर है, लेकिन वो अपना समय किताब पढ़ने में बिताता है और पहले ही 5वें अध्याय पर पहुंच चुका है। इस भाग में जासूस फिंगलिंग का सामना होता है, एक गोरी महिला जो फांसी लगाकर अपनी जान देने वाली है। वो किसी तरह उसे अपने वश में करने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार लड़की अपना मन बदलने के लिए सहमत हो जाती है। फिर वो खुलासा करती है कि यह सब 23 अंक की वजह से है और दीवारों से पोस्टर फाड़ देता है। वो बताती है कि उनके पिता ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसने वो अभिशाप उसे सौंप दिया था। वो संख्या हर जगह उसका पीछा करती थी। ये तारीखों, समयों, किताबों के पन्नों में, यहाँ तक कि उसके नाम में भी दिखाई देता था, लाइसेंस प्लेटों पर और रंगों में। ये सुनकर फिंगलिंग भ्रमित हो जाता है, इसलिए वो गोरी लड़की का ध्यान भटकाने के लिए उसे कहानी सुनाने लगता है। वो उसकी कहानी सुनकर हंसती है और वो जाने लगता है। उसे विश्वास है कि उसने उसे आत्महत्या न करने के लिए मना लिया है, लेकिन जैसे ही वो गली से नीचे चलता है, वो गोरी लड़की दुखद रूप से उसके सामने गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब पढ़कर वाल्टर दंग रह गया और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका पहला अक्षर W 23वां अक्षर भी है।
इसलिए वाल्टर लेखक के बारे में और अधिक जानने के लिए दुकान पर जाता है, लेकिन पता चलता है कि यह स्वयं प्रकाशित है और यह कि इस रहस्य में लेखक ने इस पुस्तक के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। घर लौटने पर वाल्टर अपने परिवार के साथ यह बात साझा करता है। अगर वो अपने नाम के सभी अक्षरों को जोड़ता है तो परिणाम 23 होता है। इसके अलावा उनका जन्मदिन 23 फरवरी को है। उनका जन्म 11-12 वर्ष की आयु में हुआ था, जिसका योग 23 होता है। और यहाँ तक कि उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर और लाइसेंस में भी 23 अंक है। उसे पूरा यकीन है कि लेखक ने उसके बारे में ही किताब लिखी है, लेकिन अगाथा को अब भी संदेह है। वो बताती है कि कैसे छोटी मछली अंततः बन जाती है। वो कातिल से पूछता है और वाल्टर से पूछता है कि क्या वह भी कातिल है। इसके बाद वाल्टर अध्याय 7 पढ़ता है, जहाँ फिंगलिंग साथ ही हर जगह 23 अंक भी दिखने लगता है। वो फैब्रिजिया के साथ होटल जाता है, जहां वह देखता है कि समय 9:14 है, जिसका योग 23 होता है। वे उस कमरे में जाते हैं जहां वह उससे अनुरोध करती है कि वह रोल प्ले के रूप में उसे जान से मारने की धमकी दे। वो भी उसके साथ नाटक करता है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि वो उससे प्यार करता है। वो उसे बहुत प्यार करता है और असल जिंदगी में उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद से अब तक उसे फैब्रिजिया की हत्या करने के भयानक बुरे सपने आने लगते हैं। इसी बीच वास्तविक दुनिया में वाल्टर को भी भ्रम होने लगता है। खुद को किसी को चाकू मारते हुए देखने की घटना उसे बहुत परेशान करती है। जब वो किताब नीचे रखने जाता है, वो अपनी पत्नी के जूतों को गिनता है और पाता है कि कुल 23 जोड़ी जूते हैं। अगले दिन 6 फरवरी को अगाथा जागती है और वाल्टर को सोफे पर सोते हुए पाती है। वो कई गणनाओं को देखती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी बाह पर 23 नंबर के साथ एक संदेश भी लिखा हुआ है, उसे मार। चिंतित होकर वो तुरंत मदद के लिए अपने दोस्त डॉक्टर इसाक को फोन करती है। अगले दृश्य में वाल्टर एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक से मिलने पहुंचता है। वाल्टर उस आदमी से मदद मांगता है और इसहाक का अनुमान है कि यह साजिश के सिद्धांतों का परिणाम हो सकता है। वो बताते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन धुरी 23.5 डिग्री है, जिसे राउंड ऑफ करने पर 23 आता है और 5, 2 और 3 का योग है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि ज्यामिति में 23 अक्ष होते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं और रक्त को परिसंचरण करने में 23 सेकंड लगते हैं। बाइबल में सर्वनाश ग्रंथ में 22 अध्याय हैं, क्योंकि 23 को एक अशुभ संख्या माना जाता है। इस बातचीत के दौरान भी वाल्टर को हर जगह वो संख्या दिखाई देती रहती है और वो बताता है कि अगाथा को लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन इसहाक उसे पहले किताब खत्म करने के लिए कहता है और अगर उसे अब भी लगता है कि यह उसके बारे में है, तभी लेखक ही उसे सही उत्तर दे सकता है। इसके बाद वाल्टर किताब पढ़ना जारी रखता है और सीखता है। फिंगलिंग अपने मनोचिकित्सक डॉक्टर से मिलने जाता है। फीनिक्स को अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बुरे सपने आते थे। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और सुझाव देता है कि वो कुछ समय के लिए काम से छुट्टी ले ले। घर लौटने पर फैब्रिजिया को ये बात पसंद नहीं आई कि वाल्टर ने काम से छुट्टी ले ली और वो वहां से चली गई। इसके बाद फिंगलिंग को पता चलता है कि फैब्रिजिया के पास 23 जोड़ी जूते हैं, इसलिए उसने गुस्से में आकर एक जोड़ी जूते फेंक दिए। बाद में जब फैब्रिजिया को इस बारे में पता चलता है तो वो क्रोधित हो जाती है और उसे पागल कहती है, लेकिन वो विक्षिप्त व्यक्ति टेट सहित इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करना जारी रखता है। 23 जनवरी को फांसी दी जाएगी। वो बताता है कि ये सभी चीजें 23 संख्या से संबंधित है, जिससे वो चिढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद फिंगलिंग ने ये सब डॉक्टर को बताया। फीनिक्स, जो फैब्रिजिया की तस्वीर देखता है और उससे बात करने की पेशकश करता है, जासूस सहमत हो जाता है, लेकिन ये जल्द ही एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि डॉक्टर और फैब्रिजिया के बीच जल्दी ही प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। ये पढ़कर वाल्टर को डॉक्टर की याद आ गई। इसहाक को चिंता है कि कहीं उसका भी अपनी पत्नी के साथ संबंध न हो जाए, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और उसे रास्ते भर हर जगह 23 नंबर दिखाई देता है। वाल्टर जल्द ही अपनी पत्नी की दुकान पर पहुंच जाता है, जो बंद है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अंदर इसहाक के साथ बातचीत कर रही है। उसी रात बाद में वाल्टर रात 11:12 बजे एक बुरे सपने से जागता है और अचानक घर से निकल जाता है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसने होटल में रुकने का फैसला क्यों किया। उन्होंने किंग एडवर्ड को फोन किया और फिर उन्होंने कमरा नंबर 23 मांगा। इसके बाद वाल्टर पढ़ना जारी रखता है और जब वो अध्याय 22 पर होता है, तभी डॉक्टर फीनिक्स फैब्रिजिया से मिलने आता है और उसे खून से लथपथ और मृत पाकर भयभीत हो जाता है। एक छोटी मछली पास में छिपी हुई दिखाई देती है और वो मुड़ जाती है। ये बात सामने आई है कि उसने गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस को डॉक्टर का पता चल जाता है। खून से सना चाकू लिए फीनिक्स को तुरंत हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। बाद में फिंगलिंग खिड़की पर खड़ा होता है। कूदने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वाल्टर को पता चले कि क्या हुआ, किताब यहीं खत्म हो जाती है और अध्याय 22 के बाद कुछ भी नहीं है। इसी क्षण उसे बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि वो नेड है। अब वाल्टर उसका पीछा करना शुरू कर देता है और कुत्ता उसे एक बार फिर कब्रिस्तान ले जाता है। यहाँ वाल्टर उसे ट्रैंक्विलाइजर देकर सुला देता है और उसे एहसास होता है नेड के नाम के सभी अक्षरों को जोड़ने पर भी 23 आता है।
इसी समय एक पादरी अपने माली के साथ आता है, जो बाद में नेड का मालिक निकलता है। वाल्टर बताते हैं कि उन्होंने कुत्ते को सुला दिया है और पुजारी उसे बताता है कि एनईटी को कब्रों की निगरानी करने की एक अजीब आदत है। जब वाल्टर ने समाधि के पत्थर को देखा तो उसे एहसास हुआ ये लॉरा टॉलिंस नाम की एक लड़की की संपत्ति है, जिसकी मृत्यु उसके 23वें जन्मदिन पर हुई थी। फिर पुजारी बताता है कि उन्हें नहीं पता अगर उसकी मौत हुई भी है तो भी, क्योंकि उसका शव कभी नहीं मिला। घर लौटने पर वाल्टर वहां फिर से डॉक्टर इसहाक मिलते हैं और वे सबको बताते हैं कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक हत्या का दिल दहला देने वाला कबूलनामा है। वो उन्हें लॉरा टोलन की मौत से संबंधित अखबारों की कतरने दिखाता है। लगभग 15 साल पहले की बात है और यह खुलासा करती है कि उसका प्रेमी और प्रोफेसर काइल को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लॉरा की मौत के हालात लगभग फैब्रिजिया की हत्या के हालात से मिलते जुलते हैं, जिससे वाल्टर को शक हुआ कि किताब काइल ने ही लिखी थी। अगले दिन 8 फरवरी को वाल्टर काइल से मिलने जेल पहुंचता है और उससे 20 नंबर के बारे में पूछता है। वो ये भी पूछता है कि क्या काइल ने किताब लिखी थी। टॉप स्क्रेट्स नाम का इस्तेमाल करते हुए किया गया एक कबूलनामा। लेकिन काइल का कहना है कि उसने लॉरा की हत्या नहीं की, कि वो किसी ऐसी चीज के लिए जेल में है जो उसने नहीं की। वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई किताब लिखी होती, वो कभी भी शीर्ष रहस्य जैसा मूर्खतापूर्ण छद्म नाम इस्तेमाल नहीं करता, जो कि अत्यंत गोपनीय लगता है। इसके बाद वाल्टर जेल से बाहर निकलता है और अपने परिवार को बताता है उन्हें नहीं लगता कि काइल ने यह अपराध किया होगा। इसके बाद रॉबिन ने खुलासा किया कि वो कल रात किताब पढ़ रहा था और उसे यह बात पता चली। लेखक के मेलबॉक्स का पता एक छिपे हुए कागज के पन्ने पर लिखा हुआ था, इसलिए परिवार ने उस पते पर फोम से भरे 23 पैकेट भेजने का फैसला किया। अगले दिन 9 फरवरी को परिवार डिलीवरी ऑफिस पहुंचता है और ये देखने के लिए इंतजार करता है कि पैकेज कौन लेने आएगा। कुछ ही समय बाद टोपी पहने एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और परिवार को लगता है कि यह लेखक ही होगा। बाद में जब बूढ़ा आदमी पैकेज खोल रहा था, वाल्टर उससे किताब के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर हैरान रह जाता है और वाल्टर से कहता है उसे तो मर जाना चाहिए था। वो वाल्टर पर थोड़ी देर के लिए झपट्टा मारता है और फिर भाग जाता है, लेकिन वाल्टर किसी तरह उससे मिल जाता है और उससे पूछता है कि संख्या 23 का क्या अर्थ है। बूढ़ा आदमी बस इतना कहता है कि उसे ये पहले से ही पता है, और फिर अचानक अपनी गर्दन काटकर सबको चौंका दिया। अगाथा उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है और घबराकर वाल्टर से अपने बेटे को लेकर चले जाने के लिए कहती है। मरते समय वो व्यक्ति अगाथा को मिलने के लिए एक पता देता है और उसे उसकी जेब में उसका कार्ड भी मिल जाता है। शाम को अगाथा ने वाल्टर को फोन करके यह बात बताई। उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पता चला कि वो उसी पते पर है जो उस बूढ़े आदमी ने बताया था, जो कि एक परित्यक्त मनोरोग संस्थान निकला। उसे पता चलता है कि उसका नाम डॉक्टर लीरी था, जो शायद पहले वहां काम करता था। अब अगाथा संस्थान में प्रवेश करती है और जल्द ही डॉक्टर ली का कार्यालय ढूंढ लेती है, जिसमें वो प्रवेश करती है। इस बीच घर पर वाल्टर को पता चलता है कि किताब के 23वें पन्ने पर हर 23वां शब्द उसे एक पाठ देता है। इसमें लिखा है, विजिट करें एनोवा का पार्क और स्वर्ग की सीढ़ियों के नीचे खुदाई करो। इसलिए वाल्टर ने अपने बेटे के साथ वहां जाने का फैसला किया। एक ही समय पर अगाथा एक डरावने लाल कमरे में पहुंचती है, जहां की दीवारों को देखकर वो भयभीत हो जाती है। पूरी तरह से 23 नंबर से भरा हुआ और एक बॉक्स जिसके फर्श पर वाल्टर स्पैरो का नाम लिखा हुआ है। अचानक किसी के आने से वो चौंक जाती है। दूसरी ओर पिता और पुत्र पार्क में पहुंचते हैं और 23 कदम चलने के बाद वाल्टर खुदाई शुरू कर देता है। यहाँ जब दोनों को किसी का पता चलता है तो वे भयभीत हो जाते हैं। खोपड़ी देखकर वे तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए पास के पे फोन की ओर भागे, लेकिन जब पुलिस आती है तो खोपड़ी गायब हो चुकी होती है। इसलिए उन्होंने पिता और पुत्र पर घिनौनी शरारत करने का आरोप लगाया। कई सवाल पूछने के बाद पुलिस चली जाती है। ठीक उसी समय अगाथा डॉक्टर के साथ वहां पहुंचती है। इसहाक अपने परिवार को लेने जाता है और फिर घर लौटते समय उनकी मुलाकात नेड से होती है, जो सुबह सुबह सड़क के बीचों बीच बैठा है। वाल्टर उस पर सब कुछ का कारण होने का आरोप लगाता है और वो अपना वाहन सीधे जानवर की ओर मोड़ देता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। फिर वो देखता है कि अगाथा के हाथ कीचड़ से सने हुए हैं और उसे ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि हड्डियां उसी ने चुराई थी, और इसलिए वाल्टर उस पर हत्यारा होने और किताब की लेखिका होने का आरोप लगाता है। वो उसका बैग चेक करता है और उसमें चाकू पाता है, जिससे उसका संदेह और भी गहरा हो जाता है। इसी समय रॉबिन वहां आती है और जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो वाल्टर खुलासा करता है कि उसकी मां हत्यारी है। अब आखिरकार अगाथा ने स्वीकार किया कि उसने और इसहाक ने हड्डियां चुराई थी, लेकिन ये सिर्फ परिवार की सुरक्षा के लिए था। एक चौंकाने वाले मोड़ में वो वाल्टर को बताती है कि किताब उसने नहीं बल्कि वाल्टर ने लिखी थी। फिर वो उसे वो मूल पांडुलिपि दिखाती है जो उसे मिली थी उस मनोरोग संस्थान से, जिसका नाम उनके नाम पर है। लेकिन वाल्टर इस बात पर विश्वास करने से इनकार करता है। इसी समय इसहाक भी उनके साथ जुड़ जाता है और वाल्टर उन दोनों पर सब कुछ रचने का आरोप लगाता है। लेकिन अगाथा वाल्टर को सैक्सोफोन दिखाती है, वही वाद्य यंत्र जिसे फिंगलिंग ने किताब में बजाया था, जिससे वाल्टर के मन में एक स्मृति जागृत हो जाती है। वो घबराकर पुराने सामानों के बक्से में से सामान निकालने लगा और
इससे कई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो धीरे धीरे यादों के टुकड़ों को फिर से जोड़ने में मदद करती है। घर से बोल्टों में पैक किए गए सभी सामानों के भार से वो अभिभूत है। उसके बाद परिवार के बाकी सदस्य आए। कुछ समय बाद ही वाल्टर किंग एडवर्ड होटल के कमरा नंबर 23 में लौट आता है, जहां उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देती है। वो दीवारों से वॉलपेपर फाड़ना शुरू कर देता है और उसे जल्द ही ये देखकर झटका लगता है कि इसके नीचे अध्याय 23 लिखा हुआ है। इस अध्याय में फिंगलिंग अंततः अपना असली नाम बताकर अपना परिचय देता है। वो कोई और नहीं बल्कि वाल्टर है। वो आगे बताते हैं कि उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता इस स्थिति से उबर नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसने कोई नोट तक नहीं छोड़ा और पीछे केवल 23 नंबर ही रह गया था। ये संख्या वाल्टर को जीवन भर परेशान करती रहती है और वो कॉलेज में भी उसका पीछा करता है, जहां उसकी मुलाकात लॉरा टॉलिन से होती है। दोनों जल्द ही डेटिंग शुरू कर देते हैं और वाल्टर उसके प्रति बुरी तरह से आसक्त और प्यार में पड़ जाता है। हालांकि एक दिन वाल्टर की दुनिया अचानक बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका अपने प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा है, काइल। जब वो उसके घर पहुंचता है, उसने उसका सामान और एक बेहद कठोर तलाक का पत्र बाहर छोड़ दिया है। विक्षिप्त वाल्टर जुनून की हद तक नोट में लिखे हर 23वें शब्द को गिनता है और उसे एक संदेश मिलता है, उसे मार डालो। इसके बाद वाल्टर उसे चेतावनी देने जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, भाग जाओ, क्योंकि अब वो नंबर उसके पीछे पड़ा है। लेकिन वो उसकी बकवास पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और चाकू से उसे उकसाने लगती है। वो कहती है कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और उसे उसके पिता की तरह एक कमजोर, दयनीय आदमी भी कहती है। इससे वाल्टर गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वो उसे बेरहमी से कई बार चाकू मारता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद व्याकुल वाल्टर उसके शव को पार्क में छिपा देता है, जो कि चौंकाने वाला है। इसके बाद नेट के माध्यम से ही काइल लॉरा से मिलने आता है और बिस्तर को खून से लथपथ देखकर भयभीत हो जाता है। वो गलती से चाकू को छू लेता है। उसने उस पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए और अपने हाथों को खून से रंग दिया, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराया गया। दूसरी ओर वाल्टर किंग एडवर्ड होटल जाता है और कमरा नंबर 23 किराए पर लेता है, जहां वो अपनी जान लेने से पहले एक स्वीकारोक्ति के रूप में किताब लिखना शुरू करता है। अंततः वो कमरे की दीवारों, फर्श और हर दूसरे हिस्से पर अध्याय 23 लिखता है। फिर वो हताश व्यक्ति बालकनी से कूद जाता है, लेकिन वो गंभीर चोटों और सदमे के साथ बच गया। इसके बाद वाल्टर को मनोरोग संस्थान में ले जाया जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उनके सभी नोट्स को महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया जाता है और वे डॉक्टर के हाथों में पड़ जाते हैं, ली, जो वहां काम करता है। इसके बाद वाल्टर का इलाज होता है और आखिरकार वो ठीक हो जाता है। हालांकि उसे लॉरा की कोई याद नहीं रहती। जब वो संस्थान छोड़ता है तो उसकी मुलाकात अगाथा से होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच डॉक्टर लीरी पांडुलिपि पढ़ता है और पुस्तक प्रकाशित करता है, लेकिन वो 23 अंक के प्रति भी जुनूनी हो जाता है और धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगता है। वर्तमान में वाल्टर अपने अतीत की समीक्षा कर रहा है, उसी होटल के कमरे में जब अगाथा उसके पास आती है। उसे इस बात का बेहद अफसोस है कि उसने किसी को मार डाला और एक निर्दोष व्यक्ति को जेल जाने दिया, लेकिन वो उसे आश्वस्त करती है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक आदर्श पति और पिता है। बहरहाल पश्चाताप से ग्रस्त वाल्टर सड़क पर निकलता है और बाहर नेट को देखता है। वो अपनी जान देने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी क्षण में अपने बेटे को देखकर वो अपना मन बदल लेता है। उसे एहसास होता है कि वो रॉबिन को कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहता। अपने पिता की मृत्यु देखने के बाद उन्हें जिस तरह का आघात सहना पड़ा, वैसा ही आघात उन्हें भी झेलना पड़ा। परिवार के लोग आंसुओं के बीच एक दूसरे को गले लगाते हैं और वाल्टर को अंततः एहसास होता है कि 23 सिर्फ एक संख्या है। कुछ समय बाद हम लॉरा टुलेन की हड्डियों का अंतिम संस्कार जुलूस देखते हैं, जहां अब स्वतंत्र हो चुके काइल और नेट भी मौजूद है। पता चला है कि वाल्टर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और फिलहाल अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। जेल में उसे उम्मीद है कि कबूलनामा करने से उसे कम सजा मिलेगी, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सही काम किया। फिल्म का अंत अगाथा और रॉबिन के मिलने के साथ होता है। जब वाल्टर घड़ी को घूर रहा था तब वो जेल में था, जो चौंकाने वाली बात है कि 23 की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।